हेलो एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है इट्स योर डन के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुनीति मिश्रा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक अन्य सूचना मैं अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो संबंधित है सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं से। हमसे लगातार जुड़ने वाले साथी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक की प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए चक्षु लेकर आया है आपके लिए एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक, जिसके लिए मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रही हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम्स में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। उसके लिए हम हर स्तर से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में चक्षु लेकर आया है सुपर टेट 2022 के लिए सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित यह कंप्लीट स्टडी गाइड बुक, जिसके लिए हम अपने चैनल की ओर से बार बार आपको रिकमेंड कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप अपनी तैयारियों में और चार चांद लगाना चाहते हैं, बेहतर तरीके से अपनी तैयारियों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो यह स्टडी गाइड बुक आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। विशेषताएँ बता देती हूँ इस बुक की क्या विशेषताएं हैं और क्यों हम बार बार इसको रिकमेंड कर रहे हैं। यह पूरी तरह से पाठ्यक्रम के आधार पर डिज़ाइन की गई बुक है और ये आपकी एक स्टडी गाइड बुक, यानी कि आप इससे स्टडी करिए, यही आपको गाइड भी करेगी और यही आपके क्वेश्चंस के एनालिसिस को भी देखेगी। यानी कि आप देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, संपूर्ण अध्यायवार थ्योरी देने के साथ साथ इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। यानी कि आप टॉपिक को स्टडी कीजिए, उसकी थ्योरीज को पढ़िए और उसके बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कीजिए और अपनी तैयारी की जांच कीजिए। सभी विषयों को कवर किया गया है इसमें, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उनके अध्याय के हिसाब से कवर करते हुए करंट अफेयर्स की भी इसमें बात की गई है। साथ ही साथ पिछले 2 बार के सुपर टेट को एग्जाम्स हुए हैं उनके हल भी प्रश्न सहित आपको दिए गए हैं। तो पूरे सही नाम अपने नाम के हिसाब से पूरी तरह से ये पुस्तक है, कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, पाठ्यक्रम के आधार पर है और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक साबित हो सकती है आपकी तैयारियों के लिए। तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हमारे सभी साथी जो इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, अपने नज़दीकी बुक स्टोर से जल्द इसको खरीदें और अपनी तैयारियों को बेहतर बनाएं। आइए चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों पर और देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे आज का पहला प्रश्न। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। हमसे पहला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा क्या कहलाती है। ऑप्शंस देखते हैं, ताप विकिरण, आतपन, अवरक्त ऊष्मा या फिर सौर्य विकिरण। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा यानी कि पृथ्वी को सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम सौर्य विकिरण कहते हैं। ऑप्शन डी, सौर्य विकिरण किसे कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर्य विकिरण कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सिर्फ सुपर टेट के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि सामान्य अध्ययन ऐसा विषय है जो लगभग हर एग्ज़ाम में कवर किया जाता है। इस वजह से ये जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से, ये आपके प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होते हैं। तो कोई भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग ये ना सोचें कि यह हमारे जो है लेवल का नहीं है या हमारे उपयोग का नहीं है। सामाजिक अध्ययन विषय में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आपके ना पढ़ने वाला हो या जो आपके सिलेबस से अलग समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि क्वेश्चन फर्स्ट में सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि सौर्य विकिरण। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को हम सौर्य विकिरण का नाम देते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे पूछ रहा है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, यानी कि नीचे मंडल दे रखे हैं, वायुमंडल के विभिन्न स्तर, और उसमें पूछा है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है। ऑप्शंस हैं आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो देखिए, आयन मंडल जो कि जिसमें आयनों की मात्रा अधिक होती है, आयनाइज्ड कण की, उसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है, यानी कि तेजी से यहाँ पे टेम्परेचर इसके ऊपर बढ़ता जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता जाता है। और पृथ्वी के आप देखेंगे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर होता है बीच में मध्य मंडल।
इसके बाद होता है आयनमंडल और फिर लास्ट में बहिर्मंडल या फिर बाह्यमंडल जिसे हम नाम देते हैं। तो ये 5 परतें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती हैं। क्रम मैंने उनका आपको बताया है। क्वेश्चन 3 हमसे पूछ रहा है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, उसका रीज़न पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं या सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या फिर इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो देखिए ऑप्शन से ही आप इसमें अपना आंसर देख सकते हैं। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ से सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल और यह पृथ्वी के पृष्ठ से ही यानी कि भूपर्पटी जो है पृथ्वी की उससे तप्त हो जाता है। इस वजह से यह वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है। इस कारण हमारा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, इस वजह से वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है। वायुमंडलों की परतों की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, फिर मैं हर एक परत की एक एक खासियत आपको बताती चलूंगी जो कि क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। तो वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है। आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, या फिर अलास्का के ऊपर। तो देखिए दक्षिणी जो ध्रुव है यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर यह छिद्र पाया गया है जिसका पता लगाया गया है ओजोन छिद्र का। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, जो कि पहली परत पाई जाएगी सबसे निकट पृथ्वी की भूपर्पटी के सबसे निकट हो जाएगी क्षोभ मंडल, जिसमें मौसमी घटनाएं होंगी। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाएगी। मध्य मंडल में उल्कापिंड आकर जलने का जो कार्य होता है, उल्कापिंड आकर जब ऊष्मा से जलने लगते हैं वह मध्य मंडल में स्थिति होती है। आयन मंडल में टीवी और रेडियो के संचालन से मतलब आप कह सकते हैं टीवी और रेडियो के संचालन में आयन मंडल से जो हमें आयनाइज्ड कण होते हैं उनसे सहायता मिलती है। साथ ही बाह्य मंडल का क्या कार्य है? बाह्य मंडल में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट्स, मैनमेड सैटेलाइट्स किस मंडल में छोड़ी जाती हैं? तो यह बाह्य मंडल में छोड़ी जाती हैं। तो 5 मंडल और पांचों की विशेषताएं मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन है इंडस नदी, यांगसी या यांगसी नदी लिखा है, यांगटीसी नहीं, यांगसी नदी, ह्वांगहो नदी या फिर गंगा नदी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। कहाँ स्थित है? चीन में। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। किस देश में है? चीन में। विश्व की सबसे बड़ी नदी आप जानते होंगे नील नदी, अफ्रीका। और उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन है, साउथ अमेरिका में। और फिर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की पहली सबसे बड़ी नदी नील रिवर है, दूसरी है अमेजन और तीसरी है यांगसी। क्वेश्चन 6 कह रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी ऑप्शन है राइन, रोन, डानोबे या फिर वोल्गा। तो देखिए वोल्गा रिवर जो है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बहुत फेमस नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 कह रहा है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय निम्न में से कौन सी चीज़ होती है? भौम जल, तालाब, झीलें या फिर ग्लेशियर। तो देखिए ग्लेशियर जो है ये भी मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर। यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा डेल्टा विश्व में कौन सा है? निप्पन डेल्टा, सिसिली डेल्टा, गंगा डेल्टा या फिर कैस्पियन डेल्टा। तो इसका उत्तर आप सभी जानते होंगे। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहलाता है। यहाँ गंगा डेल्टा दे रखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दिया जाएगा तो भी उत्तर सही होगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाएगा तो भी उत्तर सही होगा। तो गंगा डेल्टा यानी कि ऑप्शन सी है, यह विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछा गया है।
कॉन्गो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या फिर नील नदी। 4 नाम हमें दिए हैं, इसमें से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कॉन्गो या फिर जायरे इसको कहते हैं। कॉन्गो नदी या फिर जायरे नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसको इस तरह से भी कहते हैं, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन ए यानी कि कॉन्गो नदी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है वायाल, लिम्पोपो, नाइजर या फिर जाम्बेजी। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है या फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कहा जाता है लिम्पोपो नदी। तो ऑप्शन बी यानी कि लिम्पोपो नदी हो जाएगी जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। क्वेश्चन 11 कह रहा है सबसे छोटा देश जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व में जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखें सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, नौरू, मोनाको या फिर पलाऊ। तो सबसे छोटा देश जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे तो वह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 12 पूछ रहा है पुराने सियाम प्रदेश का नाम क्या है, यानी कि प्राचीन काल में निम्न में से किस देश का नाम पहले सियाम हुआ करता था? म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस या फिर कंबोडिया। तो म्यांमार का आपको पता है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम हुआ करता था बर्मा। थाईलैंड का प्राचीन नाम था सियाम। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? सियाम। तो पहले क्या अगर आप उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में तो पुराने सियाम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? सियाम। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। और थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 13 देखते हैं प्रसिद्ध क्रुगेर नेशनल पार्क स्थित है। क्रुगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया या फिर सूडान। तो क्रुगेर नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और अफ्रीका की ज़्यादातर जो सफारियाँ हैं, लॉयन सफारी, एलिफेंट सफारी, हाथी सफारी जिसको आप कहेंगे, सभी इसी में है प्रसिद्ध क्रुगेर नेशनल पार्क में। यह है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में है क्रुगेर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 कह रहा है कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? निम्न में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान या फिर इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा द्वीपों से बनने वाला देश कौन सा है इनमें से? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों से बना हुआ देश है। क्वेश्चन 15 पूछ रहा है काले वन पाए जाते हैं। काले वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर रोमानिया में। तो काले वन बहुत ही प्रसिद्ध है, जर्मनी में पाए जाते हैं। दक्षिण जर्मनी में पाए जाते हैं काले वन। राइन घाटी इनके आसपास पाई जाती है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी के दक्षिण भाग में। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, अर्गोग्राफ या फिर सीस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सीस्मोग्राफ। इडियोग्राफ देखिए क्या होता है? इडियोग्राफ आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा उसे इडियोग्राफ कहते हैं। अर्गोग्राफ होता है जो आपकी पेशी या फिर मसल्स की जो कार्य क्षमता होती है उसको मापने का यंत्र अर्गोग्राफ कहलाता है। सीस्मोग्राफ हमने बात की, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर परिवार का आकार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आकार के हिसाब से अगर आप ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा आएगा आकार में बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन 18 पूछ रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर शुक्र। तो इसका सही उत्तर है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। और अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से हमने ऊपर आकार के हिसाब से क्रम देखा ग्रहों का, अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 आते हैं इस क्रम में।
सूर्य से दूरी के आकार में आधार पर अगर आप देखेंगे, और सूर्य जो अगर आप आकार के हिसाब से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्रम बताया गया, और क्वेश्चन नंबर 18 में हमने सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम बताया है। क्वेश्चन 19 पूछ रहा है पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि। पनामा नहर और स्वेज नहर में बेसिकली क्या डिफरेंस है? इसमें लॉक या फिर जलपाश प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, या फिर इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो देखिए पनामा नहर में जो है लॉक प्रणाली है, पनामा नहर में लॉक प्रणाली है, जिस वजह से यह स्वेज नहर से भिन्न है। पनामा नहर का जो आप कहेंगे एक तरह से क्रियान्वयन जो होता है, इसमें से शिप्स वगैरह निकलने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें लॉक प्रणाली का यूज़ किया जाता है, इस वजह से यह स्वेज नहर से भिन्न है। तो ऑप्शन ए यानी कि इसमें लॉक या फिर जलपाश प्रणाली है, सही रीज़न हो जाएगा कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है। क्वेश्चन 20 पूछ रहा है स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर निम्न में से किन दो को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य और उत्तरी सागर, या फिर लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। सभी उत्तर का जो डिस्कशन होता है उसको आप ध्यान से सुनें, और वो आपके आगे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें और कई सारे प्रश्नों में आपको हेल्प कर सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।